आवाज़ आ रही है मेरी? क्लास शुरू हो गई है हमारी। हम शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास जो हमने की थी यानी भाग 1 का जो पार्ट है भाग 1 वो हमारा आज फिनिश हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास मुहावरे और लोकोक्तियाँ तक किया है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमने कर लिया था। आज हमको करना है तत्सम एवं तद्भव शब्द। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। यहाँ पे आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, आज जो हमारा पॉइंट है। और आज की क्लास के बाद कल से जो हमारी क्लास शुरू होगी वो हमारा हिंदी का भाग 2 शुरू होगा, जिसमें हम पद के भेद पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज हमको पढ़ना है तत्सम तद्भव। चलिए देखिए, आज हम तत्सम तद्भव देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, ऐसे तो आप पढ़ते हैं कि तत्सम तद्भव एक शब्द का अर्थ होता है संस्कृत के शब्द और एक शब्द का अर्थ होता है जो हिंदी के शब्द। आज हमें इन दोनों में ही अंतर देखना है। जब हम इन्हें पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो हमें इनमें काफ़ी समस्या होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी ये परीक्षा में आते हैं तो हमें परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें बताने में बहुत मुश्किल होती है। तो आज उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कुछ ट्रिक ऐसी सीखेंगे जिससे हमें अगर याद भी नहीं है तो भी हम अंदाजे से अपने प्रश्न को सही कर सकें। वो हम यहाँ पे तत्सम तद्भव में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं अभी लिख रही हूँ वो अभी आप लोगों को लिखना नहीं है। मैं आप लोगों को खुद बताऊंगी कि कब आपको क्या लिखना है। पहले आपको यहाँ समझना है, हमारे सामने 2 शब्द हैं। एक शब्द है हमारा तत्सम, ठीक है, एक शब्द है हमारा तद्भव। तो देखो ये दोनों ही शब्द हमारे संधि शब्द हैं। तत्सम शब्द हमारा तत् प्लस सम से बना है। इस तत् का अर्थ यहाँ पे हम लेते हैं उसके, और उसके का अर्थ हमने जो लिया है वो लिया है संस्कृत से। ठीक है, किससे लिया है? संस्कृत से। और सम का अर्थ है समान या जैसा। ठीक है, तो तत्सम शब्द का अर्थ हो गया जो उसके समान है या जो उसके जैसा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में जिस रूप में बोले जाते थे उसी रूप में हमने उनको ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में शामिल किया है। वे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये भी तत् प्लस भव, और क्योंकि ये व्यंजन संधि है तो आपको पता ही है ये त द में बदल जाता है, इसलिए तद्भव हो जाता है। यहाँ पर भी इस तत् का जो अर्थ है वो उसके से है, और यहाँ उसके जो हमने शब्द प्रयोग किया है वो संस्कृत के लिए ही किया है, संस्कृत। भव का मतलब होता है से होना या से बनना, से होना या से बनना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो भव से होना यानी से होना से बनना मतलब उससे बनना या उससे होना, किससे? संस्कृत से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तद्भव शब्द हमारे क्या होते हैं? ये परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित
ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बात समझ में आती है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बने हैं वे हमारे शब्द तद्भव कहलाते हैं। यानी हम हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा में जैसे थे वो वैसे न रहकर कुछ कुछ उसके जैसे या उससे कुछ अलग जो परिवर्तित होकर बन गए हैं और बने उन्हीं शब्दों से हैं, तो वे शब्द हमारे तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, ये ऐसा आपको नहीं सोचना है कि हिंदी के सारे शब्द तद्भव होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हिंदी के सारे शब्द तद्भव हों। बस ये है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बने हैं वे शब्द हमारे तद्भव कहलाते हैं। अब जैसे हम इसको थोड़ा समझेंगे, कैसे उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हो। मान लो जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि एक शब्द है हमारा संध्या। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताती हूँ, आपको एक बात ये समझ में आएगी कि तत्सम और तद्भव ये बने कैसे हैं। अगर ये वाली चीज आपको समझ में आ जाती है कि क्यों बने हैं, तो आपको इनका सारा सार समझ में आ जाता है कि कौन से शब्द तत्सम होंगे, कौन से तद्भव होंगे। ये बने इस तरह से हैं कि जैसे मान लो ये शब्द ही हमने लिया था संध्या। अब आपको ये बात तो पता ही है कि संस्कृत से सीधी हिंदी तो भाषा हमारी बनी नहीं है। संस्कृत से हमारी प्राकृत, पाली, अभट, अभंस ये भाषाएं होते हुए तब उसके बाद हमारी मानक हिंदी जो वर्तमान में है ये हिंदी आई है। तो लेकिन हमने हिंदी का व्याकरण संस्कृत से लिया है, इसलिए वो संस्कृत के नज़दीक होती है। तो आपको ये बात पता है कि जैसे ये शब्द था हमारा संध्या, ये संध्या शब्द धीरे धीरे होके इसको सब लोग संध्या नहीं बोलते थे, कुछ लोग इसको संझा कह देते थे, और ये हमारी दूसरी किसी बोली का शब्द था। ठीक है, संझा, संझा से फिर क्या हो गया, ये सांझ हो गया। फिर लोग धीरे धीरे इसको सांझ कहने लगे, और सांझ से धीरे धीरे क्या हो गया, शाम हो गया। अब ये आपको यहाँ पर ये बात समझनी है कि ये जो दो शब्द थे ये वही भाषाएं हैं जो संस्कृत और हिंदी के बीच में बनी हैं, उन्हीं भाषाओं से बना। तो हमने उनको क्या कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया, लोप कर दिया। हमारे पास अब दो शब्द रह गए, ये जो संस्कृत भाषा में प्रयोग होता था संस्कृत में, ठीक है, हमने इसको हिंदी में भी रखा इसलिए और इसको नाम दे दिया ये तत्सम शब्द हैं। हिंदी में हमने हिंदी के शब्दकोश में इसको ज्यों का त्यों रख लिया और इसको हमने नाम दे दिया तत्सम शब्द। और ये जो इससे परिवर्तित होके आया यहाँ पर, इसको हमने नाम दे दिया तद्भव। ठीक है, इसको नाम दे दिया तद्भव। तो ये इस तरह से हमारे शब्द बने। तो इसी तरह से यानी जो शब्दों से आगे हमारी बोलचाल में, अब आप कैसे कह सकते हो कि हमारी जो भाषा है वो कैसे परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम पंचमाक्षर की बात करते हैं, हम सभी पंचमाक्षर का उच्चारण नहीं करते हैं सही ढंग से। हमारे बहुत सारे छात्रों को उसका उच्चारण सही ढंग से नहीं आता। जैसे आपका ये जो पंचमाक्षर है, क का पंचमाक्षर या आपका च का पंचमाक्षर, तो ऐसे बोलते हैं इसको अंगा, इसको बोलते हैं अया। हाँ, तो आप ये बताइए, ये अंगा अंगा इतना लंबा कोई उच्चारण होता है कभी किसी वर्ण का? या ये अया हो सकता है? अया इतना लंबा नहीं हो सकता, व्यंजन इतना लंबा उच्चारण देगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इनका उच्चारण करने के लिए हमें अलग से प्रैक्टिस होती है। यानी हमारे मुंह से जैसे हम बोलते हैं क ख ग घ ङ, हम जल्दी से इसका उच्चारण करते हैं ना कि अंगा नहीं बोलते, लेकिन हमें उच्चारण सिखाया जा रहा है, हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है, या कम ज्ञान होने की वजह से अपनी अगली पीढ़ी को गलत ज्ञान दिया जा रहा है। और गलत ज्ञान जाने से हमारी भाषा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। यही कारण होता है कि हमारी वैदिक संस्कृत से आज हम हिंदी पे आ गए और आज हम हिंदी से इंग्लिश में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे छात्र, कई बार मैंने लिखते हुए ये वाली बात देखी है इस भाषा के क्षेत्र में, कि अगर उन्हें कोई शब्द हिंदी में लिखा नहीं जाता है तो वो रोमन लिपि में लिख देते हैं। कैसे रोमन लिपि में? जैसे मान लो कि शब्द हमारा, अगर मैंने है बोला, अगर किसी को है ऐसे नहीं लिखना आता, मैंने ये खुद देखा, ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं छोटा सा आपको। हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र क्या करते हैं, इस है को अगर ऐसे नहीं लिखा जाता ना, ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया है। मैंने खुद अपनी ऑफलाइन क्लास में ऐसे बच्चों को लिखते देखा है कि इस तरह से लिख रहे हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग अपने मोबाइल में चैटिंग में आप इसी लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में आप बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से। इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता। आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं? आप लोग खुद चैट में आप मुझसे इस लैंग्वेज में बात करते हैं ना?
तो अब हिंदी से हम हिंग्लिश में जा रहे हैं, यानी शब्द है हिंदी का और लिपि है अंग्रेजी की। तो इस तरह से बदल रहा है और एक समय के बाद, यानी अब के लगभग 50-60 साल बाद हमारी हिंदी लुप्त हो जाएगी और हम रह जाएंगे इंग्लिश में। उस समय की पीढ़ी जो है अगर सही ज्ञान नहीं दिया अगली पीढ़ी को तो फिर ये सारी चीज़ें लुप्त हो जाएंगी। तो ऐसे ही बने हमारे ये शब्द, ठीक है। अब हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्या होगा क्या नहीं, बस मैंने आपको ये बताया है कि ऐसे भाषा परिवर्तन कैसे हुआ है। तो ये हमारे शब्द थे जो संस्कृत भाषा में इस तरह से बोले जाते थे, तो वे शब्द हमारे तत्सम कहलाए जब हमने उन शब्दों को ज्यों का त्यों अपनी हिंदी शब्दकोश में रखा और उनसे जो परिवर्तित हुए वो शब्द हमारे तद्भव कहलाए। तो ये हमारा इसलिए हम इनको पढ़ते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पे करके। अब आप लोग क्या करो, इन शब्दों का ज्ञान करने के लिए उससे पहले हम अपना नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा नोट्स है यहाँ पर, जहाँ हमारा तत्सम लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो जहाँ पे ये तत्सम लिखा है यहाँ पे एक लाइन लिखो और फिर उसके बाद जो मैंने अभी लिखा है उसको बाद में उतारेंगे, पहले आप ये लाइन लिखो। देखो इसमें जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही, जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में, जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे में लिखना है, जैसे अग्नि, हस्त, संध्या आदि। देखो यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे हमने कहा है कि संस्कृत में जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में, एकदम बिल्कुल वैसी चीज नहीं है। आप संस्कृत में जब किसी कोई शब्द अग्नि लिखते हैं तो सिर्फ अग्नि नहीं लिखते, क्या लिखते हैं इसको, या तो अग्निम लिखेंगे या तो अग्निह, ठीक है, इस तरह से। या तो आप अग्निम लिखते हैं या अग्निह, इस तरह से लिखते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो आपका यहाँ पे आधा म, मतलब ये जो हमारा अनुस्वार है उसी का रूप है, या आधा म या फिर हमारा विसर्ग, इन दोनों को हटा दिया जाता है। यानी जब हम हिंदी में लिख रहे होते हैं तो हम इनको हटा देते हैं, तो ये दोनों प्रयोग हमारे नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि हम संस्कृत के उस गुण को हटा देते हैं जो संस्कृत शब्दों के गुण संस्कृत शब्दों में होता है, उस गुण को हटा देते हैं और जैसे हिंदी के शब्द होते हैं हम वैसे लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे छात्र ऐसे पूछते हैं कि जैसे एक शब्द होता है राजन, ये भी प्रश्न आप लोगों ने पूछा है कि राजन सही है, ऐसे ही एक शब्द लिखा हुआ था विराट, शब्द था विराट, इसके नीचे हल लगा हुआ था। तो छात्रों ने ये पूछा है इसमें, या आपका भी ये डाउट हो सकता है कि इसके नीचे जो ये हल लगा है, अंतिम शब्द में जो हल लगा है, क्या ये लगाना चाहिए? तो ध्यान रखना, हिंदी भाषा में किसी भी अंतिम शब्द में हल नहीं लगता। जैसे एक शब्द आपका होता है महान, ऐसे लिखते हैं महान, ऐसे आता है, तो इसे जब देखो, मैं अब इनका उच्चारण आपको बताऊंगी। जैसे ये लिखा है राजन, हम इसे पढ़ते क्या है, राजन। तो राजन शब्द जब हम पढ़ेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा, यानी कहने का मतलब है उसमें हल नहीं लगेगा राजन, क्योंकि हम न का पूर्ण उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन जब इसमें हल लगाए ना तो राजन, और न जो है वो हमारे मुंह में ही रुक जाएगा। ऐसे ही विराट, विराट यानी ट जो है वो मुंह में रुक जाएगा। ऐसे ही महान, न जो है वो मुंह में ही रुक जाएगा।
ये संस्कृत का गुण है। और हिंदी का जब हम हिंदी प्रयोग करते हैं तो हिंदी पूरे शब्द को अंत तक बोलती है, उसमें आधे वर्ण का जो महत्व है वो शब्द के मध्य में ही है। जैसे मान लो हमने लिखा सत्य, तो शब्द के मध्य में जो ये आधा त आया है, हिंदी शब्दों में इसका महत्व यही होता है, शब्द के मध्य में ही होता है, अंत में नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जब आप महान शब्द हिंदी में लिख रहे होते हैं तो आपको इसके नीचे हल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से विराट के नीचे हल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह राजन शब्द के नीचे भी हल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है जब आप हिंदी भाषा के अंदर इसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, संस्कृत के उस गुण को हटाकर जो संस्कृत होना दिखाता है उसको आप फिर हिंदी गुण में रखते हैं और फिर तब वो शब्द आपके तत्सम बनते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है और ये वो एक आपका बेसिक पॉइंट है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा और आप समझ ही नहीं पाते कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें। ठीक है, तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपने यहाँ पे जैसे इसका लिख लिया और जहाँ इसका जैसे लिखा है उस जैसे के बाद आपको ये लिखना है, ये जो मैंने दिया है। लेकिन इसको अभी मत लिखिए, दोनों को एक साथ लिख लेना। उससे पहले आप तत्सम जो आपका तद्भव दिया है, तद्भव की भी परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर और फिर इसके साथ एक साथ लिख देना। मैं दोनों को एक साथ रख दूंगी। तद्भव में लिखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर, जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर, जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे करके लिखिए इसमें, जैसे आग, शाम, हाथ आदि। आग, शाम, हाथ आदि। ठीक है, इस तरह से ये आपने लिख लिया। अब ये जो लिखा है इसी के नीचे, यानी इसके नीचे यहाँ पर इसका और तत्सम के नीचे यहाँ पर ये आपको नोट डाउन करना है। क्या? ये तत्सम वाला और तद्भव वाला, तद्भव के नीचे तद्भव और तत्सम के नीचे तत्सम। इससे आपको याद रहेगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैडम हमको ये वाली बात पता है कि तत्सम शब्द संस्कृत है या तद्भव हिंदी है, यानी ये वाली बात नहीं, हमको ये वाली बात पता है कि एक का मतलब संस्कृत है और एक का मतलब हिंदी है। लेकिन हमारी तो समस्या मेन ये है कि जब परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्न का तत्सम बताइए, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हिंदी पूछ रहा है या संस्कृत। हम कंफ्यूज हो जाते हैं तद्भव और तत्सम में, हमें समझ नहीं आता कौन सा क्या है। ये प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे छात्रों की होगी। तो चलो इसको कैसे सीखना है समझ लो, याद रखना, हमेशा के लिए याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। इसके नाम में ही छिपा है। आप इस सम में, ये जो सम है ना, स से सम, स से संस्कृत, याद रख लेना। देखो ट्रिक ये अपने साथ ही लेके आया था, ये ट्रिक अपने साथ ही लेके आया था शब्द तत्सम। स से सम, स से संस्कृत, और जो संस्कृत का हो गया तो संस्कृत, इसके बाद जो बचा वो तो हिंदी का हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में जब प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइए, तो तत्सम शब्द बताइए अगर उसने ये पूछा है तो क्या होगा कि 3 ऑप्शन में आपका हिंदी का शब्द लिखा होगा और 1 ऑप्शन में संस्कृत का। तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि निम्न में से तत्सम बताइए। सम मतलब इसने संस्कृत पूछा है, मतलब मुझे संस्कृत का शब्द बताना है, इसका मतलब 3 इसमें हिंदी के शब्द होंगे और फिर वो आसानी से आप छांट लेंगे।
तो जब आपको ये वाली बात पता चल जाती है ये कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, आज हम लोगों की कमेंट जो है वो काफ़ी लेट आ रही हैं। मेरी वीडियो भी आपको काफ़ी देरी से दिखाई दे रही है जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तो इसलिए तालमेल बनाने की कोशिश करना, आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी हिंट लेके चलते हैं जिनसे हम इन शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तत्सम एवं तद्भव की पहचान संबंधित कुछ ट्रिक है, कुछ तरीके हैं। ये नियम नहीं है, सबसे पहले तो एक बात याद रखना, ये नियम नहीं है, क्योंकि तत्सम से तद्भव बनाने का कोई नियम नहीं होता। ये हमारे जो कहते हैं ना, इस समाज के भाषा जिस तरह से बोली गई उसके आधार पर अपने आप डेवलप हुए हैं, तो इनमें कोई नियम काम नहीं करता। बस हम क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। तो वही तुक्का यहाँ पे है, यानी ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से तुक्का है, यानी जो आपको इन शब्दों को याद करने में मदद करेगा वो तरीका है, वो ट्रिक है। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हम लिखेंगे, लिखिए, इसमें आपको रखना है प्राय। और सबसे पहले आप ये समझिएगा कि इस प्राय का मतलब 90% है, 10% उसमें अपवाद हो सकता है। तो हम यहाँ कहते हैं कि प्राय तत्सम में छ तथा तद्भव में ख पाया जाता है, यहाँ पे आप इनको लिखना है और इस बात को समझना है। यहाँ हमने लिखा है कि प्राय तत्सम में छ, तद्भव में ख पाया जाता है। जैसे तत्सम तद्भव का एक जोड़ा है साथ में, अगर आपको तत्सम में छ दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे कि उसके तद्भव में ख आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे हम उदाहरण देखें, शब्द लिखा है हमारा अक्षी, अक्षी में यहाँ पे छ दिया हुआ है, तो हम इससे पहचान लेंगे कि अक्षी शब्द दिया है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, 90% तत्सम शब्द होगा। जब हम इसका जोड़ा देखते हैं तो इसका जो तद्भव जोड़ा होता है वो हमें दिखाई देता है आंख, आंख दिखाई देता है, इसमें ख दिखाई दे रहा है, तो इससे हमको ना पुख्ता हो जाता है कि आंख जो है वो हमारा हिंदी का शब्द यानी तद्भव का, और जो अक्षी कहा है वो संस्कृत में है। ठीक है, तो इस तरह से पहचान सकते हैं। अब जैसे शब्द दिया हमारा छार, तो छार है, इसमें छ दिया है और यहाँ पे बन गया खार। देखो ध्यान रखना, कभी कभी आपको कुछ लोग ऐसे समझाते हैं कि ऐसे बोल देते हैं कि तत्सम का छ तद्भव का ख हो जाता है, और उदाहरण में आपको दे भी देते हैं कि जैसे ये छार है इसका हो गया खार, तो और उदाहरण में दे देते हैं जैसे ये क्षीर है इसका हो गया खीर। तो ध्यान रखिए, अगर हमने ऐसे पढ़ा ना तो सब उल्टा फुल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है ये शब्द है इक्षु, इक्षु में यहाँ छ दिया है, अगर ये इक्षु है तो यहाँ इक्खू होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्खू तो नहीं है, यहाँ तो क्या है, ईख। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, याद रखिएगा, है ना, ऐसे नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है इसको, कि तत्सम शब्दों में अक्सर हमें देखने को मिलता है छ वर्ण, और उसके तद्भव में हमें देखने को मिलता है ख वर्ण। तो इससे हम पहचान सकते हैं इन दोनों जोड़ा के अंदर कि ये हमारा क्या होगा, तद्भव, और ये हमारा क्या होगा, तत्सम। इस तरह के शब्द आ गए हैं। ठीक है, पॉइंट ये है पहले। अब आपको क्या करना है, आपकी जो शब्दावली है, शब्दावली जो मैंने आपको दी, उस शब्दावली में आपके तत्सम तद्भव शब्द दिए हुए हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह से करके है, शायद या तो सेट 6 हैं या 8 हैं, मुझे याद नहीं है, पुरानी किताब से, है ना।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, एक प्रश्न आया है कि खार का क्या मतलब है। क्षार का जो मतलब होता है वही खार का होता है। क्षार मतलब जो आप एसिड बोलते हो ना, एसिड जो होता है ये वो है। तो इसको हमने हिंदी में खार कर दिया है, तो ये बात समझना है, ठीक है। तो मतलब दोनों का सेम ही होगा, तत्सम का भी वही मतलब होता है, तद्भव का भी वही होता है, अर्थ दोनों का एक ही होता है। ये बात, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या बता रही थी आपको, तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो आपके तत्सम तद्भव शब्द हैं, इनको आपको कैसे करना है। जो सेट मैंने दिए हैं उन सारे सेट में से आपको रफ कॉपी लेनी है। रफ कॉपी में एक पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिख लेना है, और जैसे जितने जोड़ों में आपको छ और ख वाली चीजें मिले उतने शब्द खोज के अपने उस पेज पे लिख लेना, ठीक है। फिर दूसरे पेज पे लिखना दूसरा नियम, ठीक है, और उसके लिख देना। ऐसे ही हम यहाँ पे 6-7 तरीके लिखने वाले हैं, 6-7 ट्रिक ऐसे लिखने वाले हैं। जब आप उन सारे शब्दों को ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बांट दोगे ना, तो एक पॉइंट में 8-10 शब्द हो जाएंगे और वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे नंबर ख, दूसरे पॉइंट में लिखते हैं। यहाँ हम देखते हैं, हाँ यहाँ भी हम लिखेंगे प्राय। प्राय तत्सम में, प्राय तत्सम में व तथा तद्भव में ब हो जाता है या पाया जाता है, में ब पाया जाता है। देख सकते हैं उदाहरण, जैसे वणिक दिया है, वणिक में व आ गया तो इसका हो गया बनिया, ब आ गया। वर्षा, व आया है, बरसा, ये ब हो गया, ठीक है। वक तत्सम है, व आया है, बगुला हो गया। ऐसे ही वर यात्रा, व का प्रयोग हुआ है तो बारात हो गया, ठीक है, ब का प्रयोग। इस तरह से जैसे विवाह में तो वह है तो यहाँ ब्याह हो गया, ब। जैसे वानर तो बंदर हो गया, विद्युत तो बिजली हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर ये बात पता चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट हमारा कहता है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। लिखिए इसमें प्राय, प्राय तत्सम का, प्राय तत्सम में श, तालु वाला श, ठीक है, तथा तद्भव में दंत श पाया जाता है, पाया जाता है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है प्राय। प्राय इसलिए लिखा है क्योंकि हम 90% की बात कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जितने भी आपके जो तालु श आ गए वो सब आपके संस्कृत के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने अभी अभी देखा था हिंदी शब्द में शाम, ठीक है, ये तत्सम था, तद्भव था, ठीक है। तो हम प्राय इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम 90% यानी 90% शब्दों की बात कर रहे हैं। तो 10% उसमें ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जो इनका अपवाद बन जाएं, तो इसलिए बात ध्यान रखिएगा, इसलिए प्राय लिखना जरूरी है। तो जैसे देखें, शाक है तो साग हो गया। शुक, शुक का मतलब तोता होता है, शुक कहते हैं तोता को। इसे सुआ कह देते हैं, सुआ, गांव की बोलचाल में बोला जाता है सुआ, ठीक है। सुंड, सुंड मतलब हाथी की सूंड हो गई, ठीक है, यहाँ पर सूंड हो गया, अब हाथी की, ठीक है, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, जैसे दिया है श्यामल, यहाँ पे आपका तालु श आया है, सांवला हो गया। ऐसे ससुर, ससुर, ठीक है, ससुर नहीं ससुर, ससुर के लिए हो गया तो ये ससुर हो गया, स आ गया। इस तरह से बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे बनते हैं, तो हम उन पर ध्यान देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, प्राय तत्सम में य तथा तद्भव में ज पाया जाता है, पाया जाता है। प्राय तत्सम में य तथा तद्भव में ज पाया जाता है। चलो देखो यहाँ पर शब्द जैसे दिया है आपका युवा, युवा को हम तद्भव में देखें तो जवान जवां कह सकते हैं, युग तो जुग हो जाएगा, यूथ जत्था कह देते हैं इसको, यदा जब, यजमान जजमान हो गया, योग जोग हो गया, योगी जोगी, यत्र जहां, यम जम। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट च, देखिए इसमें ध्यान देना है, यहां पर लिखिए, यहां प्राय नहीं कह सकते, यह आपका 100% होता है। ठीक है, यहां पे आप 100% ये बात कही है, क्या, री का प्रयोग, री का प्रयोग तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में होता है। जैसे देखो उदाहरण में दिया है श्रृंगार, श्रृंगार आपका क्या हो गया, सिंगार, यहाँ पे आ गया। अब ध्यान देना, ये जो सिंगार आपका तद्भव शब्द दिया है, ये सिर्फ हमारी बोलचाली के हिसाब से है। अगर हमारे एग्जाम में हमसे वर्तनी लिखने के लिए आ जाए तो श्रृंगार की वर्तनी हमें हमेशा यही देनी होती है। ठीक है, यही सही मानी जाती है, इसको सही नहीं मानते हैं, तो ये ध्यान रखना। जैसे शब्द है मात्र भार्या मतलब भाभी, घृत री आया इसमें घी, मृतिका री आया इसमें मिट्टी हो गया। जैसे घृणा तत्सम हो गया घिन, गृहिणी घरनी, गृहिणी का मतलब होता है जो घर पे रहने वाली है, घर का ध्यान रखने वाली है, उसको बोलते हैं। वृद्ध मतलब बुढ़ा, श्रृंग मतलब सींग। ठीक है, तो ये सब जिनमें री की मात्रा लगी हुई है, ये सब हमारे किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं, और इसको तो आप देखते ही पहचान लेंगे। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर यहीं पे रिकॉर्डेड क्लास दे रही हूं मैं तुमको, बोलो क्या करोगे, नहीं देखना आपको, जाओ छोड़ के चले जाओ क्लास, छोड़ के चले जाओ आप क्लास। यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास है, ये समझ में आ रही है आपको, सुनाई दे रही है, मैं तुमसे कह रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कमेंट लिखने का मतलब क्या है, तुम्हें पढ़ने पे ध्यान नहीं है, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मैं पूछ लूं ना यहाँ पे, तो एक आंसर नहीं दोगे आप। अगर यहाँ पे किसी का प्रश्न मैं पूछ लूं क्या पढ़ाया मैंने, वो आंसर आपके देने बस की बात नहीं है। आपको ये चेक करना है कि रिकॉर्डेड है कि लाइव है कि क्या है। पता नहीं आपको, मुझे ये समझ में नहीं आता भाई लाइव में क्या करूं, भंगड़ा करूं क्या आपके सामने, तब समझ में आएगा आपको। लाइव मैं पढ़ा नहीं रही क्या, यहाँ पर क्या कर रही हूं मैं, यहाँ पे ड्रामा कर रही हूं, तमाशा कर रही हूं, क्या कर क्या रही हूं मैं यहाँ, या आपको कट पेस्ट करके एडिट इसमें कुछ करके दे रही हूं तो आपको लग रहा है रिकॉर्डिंग। मुझे समझ में नहीं आता आपको रिकॉर्डिंग किस एंगल से लगती है। ये सीधे सीधे पढ़ना नहीं है। एक तो देखते ही 10 लोग हैं, आपको पता है इस बैच में कितने 500 स्टूडेंट का एडमिशन है इस बैच में। जब कहती हूं आपको कि कॉम्पिटिटिव पूरा कंप्लीट बैच ले लो, वो नहीं ले सकते आप, आपको लाइव चाहिए होता है, और उसमें देखता भी कोई नहीं है, और उसमें जो दो देखते हैं ना 2-4 उनको लग रही है रिकॉर्डिंग बैच है। हद है। और हर दिन तुम ही लिखते हो। आप समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्डिंग है कि लाइव है ना।
सारे बच्चे इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, पता नहीं क्या कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। क्या पढ़ा रही थी मैं, सब दिमाग से निकाल दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया। मुझे चिढ़ होती है इस कमेंट से, इसीलिए तो मैंने शुरुआत में 4 दिन क्लास में मैंने कमेंट बंद कर ली थी। मेरा उद्देश्य होता है पढ़ाना, प्यार से अच्छे से पढ़ाना, हर चीज को समझाते हुए पढ़ाना। फिर गुस्सा आता है इस पे। आपको पता है तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, फिर भी मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, इसलिए क्योंकि तुम लोगों को लाइव चाहिए होता है। चलो देखो पॉइंट नंबर 6, नेक्स्ट 6। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि जो शब्द है ये भी हमारा अक्सर लगभग 99% हम इसमें बात कर सकते हैं कि जो हमारा त्र का प्रयोग है, तो ये त्र का प्रयोग भी तत्सम में मिलता है। देखो शब्द यहां पर दिया है रात्रि, रात्रि शब्द दिया है। रात्रि में अब त्र लगा हुआ है, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि ये हमारा किस में हो गया, तत्सम में हो गया। ऐसे ही जैसे राजपुत्र, तो त्र लगाया है, त्र आया है, तत्सम में आ जाएगा। जैसे सूत्र, तो ये तत्सम में आ जाएगा। इसी तरह से शब्द आए जैसे मित्र, तो ये तत्सम में आ जाएगा, मित्र का मीत हो गया तद्भव। जैसे पत्र का पत्ता, अब ये पत्ता या लेटर जो आप देखते हैं वो दोनों एक ही उसके लिए आता है, ये पत्र। जैसे पुत्र, तो पूत बेटा के लिए बोलते हैं ना, तो ये तत्सम में आ जाता है आपका, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट है यहां पर ज। ज हमारा पॉइंट क्या कहता है, ये भी हमारा 100% है बिल्कुल। इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग हमारा हिंदी शब्दों में होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में मिलता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग तत्सम शब्दों में मिलता है, ठीक है। सॉरी, तद्भव शब्दों में, तत्सम नहीं, तद्भव शब्दों में। अब आप देख सकते हो जैसे चंद्र से बना है चांद, चंद्र बिंदु आ गया, तद्भव हो गया। जैसे मुख से बना है मुंह, चंद्र बिंदु आ गया, ठीक है। जैसे लंग से बना है लंगड़ा, चंद्र बिंदु आ गया, पहचान कर सकते हो आराम से तद्भव की। जैसे पुच्छ, तो पूंछ हो गया, चंद्र बिंदु बना, ठीक है। जैसे पंच, तो 5 हो गया, चंद्र बिंदु आ गया। इस तरह से पहचान कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें लिखिए, लिखो यहां पर जैसे दिया है लिखिए इसमें र के रूप, र के रूप प्राय तत्सम में मिलते हैं। र के रूप प्राय तत्सम में मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे आप इसको समझ लो, र के रूप का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि हमारा ये ऊपर इस तरह से जो ये जिसे हम रेफ रूप कहते हैं, र का ये रेफ रूप हो गया।
दूसरा आ जाता है ये पदेन रूप, ऐसे, या तो ये या तो फिर ये, ठीक है, इस तरह से। ये हमारे क्या है, र के पदेन रूप। तो आपको जिन शब्दों में र के रूप देखने को मिलते हैं तो वो शब्द भी हमारे प्राय यानी 90% वे शब्द भी हमारे क्या होते हैं, संस्कृत शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण पे देख सकते हो, मान लो यहाँ पर दिया है दोपहरी, दोपहरी दिया है। पहले तो इसको समझ लो, अक्सर आधे वर्ण का प्रयोग भी जो होता है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आधे वर्ण वाले, तो अक्सर आधे वर्ण वाले शब्द भी हमारे किस में प्रयोग होते हैं, संस्कृत में होते हैं। तो वो उस तरह से आया है। जैसे दूसरा यहाँ पे दिया है हमारा स्पर्श, स्पर्श में हमारा क्या है, यहाँ पर इसका रेफ रूप है स्पर्श, स्पर्श होना, छूना, मतलब स्पर्श का मतलब छूना ही होता है, ठीक है, स्पर्श। व्याघ्र, यहाँ पे र का पदेन रूप आया है, बाघ हो गया। ऐसे ही देखो ताम्र, र का पदेन रूप है, तांबा हो गया। प्रशस्तर, प्रशस्तर यहाँ पे र का पदेन रूप है तो पत्थर हो गया। स्वर्णकार, स्वर्णकार हो गया तो सुनार हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पता है रेफ रूप है इसका। तो इस तरह से जो हमारे र हैं वो र के रूप भी हमारे ऐसे आते हैं, यानी तत्सम शब्दों में आते हैं। कृपया सभी छात्र पढ़ाई करें चुपचाप, आपस में कोई इधर उधर कमेंट ना करे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर देशज शब्द देशज शब्द की बात कर रहे हैं। इसके सामने लिखिए एक लाइन, फटाफट से अपना पेन उठाइए और जल्दी से ये लाइन लिखिए। लिखिए, जिन शब्दों के स्रोत का, जिन शब्दों के स्रोत का, जिन शब्दों के स्रोत का, स्रोत का मतलब होता है वो पैदा कहाँ से हुए हैं, वहां से, ठीक है। जिन शब्दों के स्रोत का पता नहीं चलता है, जिन शब्दों के स्रोत का पता नहीं चलता है, जिन शब्दों के स्रोत का पता नहीं चलता और वे हमारी बोली और भाषा में, जिन शब्दों के स्रोत का पता नहीं चलता है और वे हमारी बोली और भाषा में शामिल रहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देखो, इसके कहने का मतलब है यहाँ पर, ऐसे हम इस शब्द से देख सकते हैं, देश प्लस ज, ज का मतलब होता है में उत्पन्न होने वाला, जो देश में ही उत्पन्न हुआ है, देशज या देसी शब्द। देखो, इसकी परिभाषा ने कहा है कि जिनके स्रोत का पता नहीं चलता, हमें ये पता ही नहीं है कौन सी बोली से आए हैं, किस भाषा से आए हैं, तो हम मान लेते हैं कि इनका जन्म हमारे ही देश में हुआ है, जहाँ भी ये बोले जाते हैं, मतलब ये वहीं उसी स्थानीय बोली या स्थानीय भाषा के शब्द हैं, तो उन्हें ही देशज शब्द कह दिया जाता है, ठीक है, जिनके स्रोत का पता नहीं होता। तो वैसे ही हमारे कुछ शब्द है, कुछ शब्द हमारे एग्जाम में आते हैं, हमसे पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखो वो शब्द जैसे डाल के लिखिए। कटोरा, कटोरा, खिचड़ी, कटोरा, खिचड़ी, खिड़की, खिड़की, जूता, जूता, लोटा। ये कुछ ऐसे शब्द लिखवा रही हूँ जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, याद रख लेना। लोटा, चिड़िया आदि, चिड़िया आदि। देखो, ये आपकी शब्दावली बुक आप सभी लोगों के पास होगी, है ना, शब्दावली। और
इसमें हम देखेंगे, यहाँ मैं आप लोगों को चीज़ दिखाना चाहती हूँ। दोनों चीज़ें बंद हो गई आपकी। चलो देखो, ये जो आपकी शब्दावली बुक है, इसमें पेज नंबर अभी आपको पता चल जाएगा। जिनके पास शब्दावली है वो अपनी शब्दावली को निकाल कर रखें और खोलें पेज नंबर, पेज संख्या, जहाँ पर आपका तत्सम तद्भव दिया हुआ है वहाँ पर खोलना है आपको। देखो यहाँ पे दिया है आपका, चलो पहले आपको देशज विदेशज दिखाती हूँ। तत्सम तद्भव के बाद ही है, अभी आपने लिखा, आपने अपनी इस शब्दावली में, ये जो आपकी सीट है, इस शब्दावली में आपने तत्सम तद्भव की परिभाषा लिखी, उसके बाद आपने देशज लिखा यहाँ पर। तो मैंने आपको 2-4 उदाहरण दिखाए हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, ये तो आपके पास सीट बन गई। अब आपको ये जो बुक दी हुई है, ये बुक आपको जो दी हुई है, यहाँ पे देशज शब्द पे जाना है और ये जितने उदाहरण दिए हुए हैं आपके, ये पेज नंबर 101 है, ठीक है। ये जितने भी शब्द दिए हैं ये सब आपके क्या हैं, देशज शब्द हैं। तो आपको इन शब्दों को याद करना है यहाँ से, ठीक। चलिए, इसके बाद अगला उदाहरण लिखना है विदेशज शब्द का। तो विदेशज शब्द को लिखिए। विदेशज शब्द के सामने यहाँ पे जो आपका दिया है, विदेशज शब्द के सामने एक परिभाषा लिखिए। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे में लिखना है अंग्रेजी भाषा के शब्द, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द, कॉमा अरबी भाषा के शब्द, कॉमा अरबी भाषा के शब्द। आदि। अब देखो, आपको अपनी शब्दावली में पेज नंबर 102 वहाँ पे देखना है। यहाँ पे आपको जो विदेशी भाषाएं हैं उनके शब्द दिए हैं। जैसे सबसे पहला दिया है अरबी भाषा के शब्द। यहाँ पे काफ़ी सारे शब्द आपके दिए हैं, इन सारे शब्दों को आपको याद रखना है, एक बार पढ़ लेना है कम से कम। फिर दिए हैं फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द। इसके नीचे दिया है तुर्की भाषा के शब्द, इन्हें भी पढ़ लेना। पश्तो भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द। फिर इसमें आगे लैटिन के कुछ शब्द दिए हैं, यूनान के, फ्रांसीसी, जर्मन, जापानी। जैसे रिक्शा शब्द आया था आपके एग्जाम में, एक बार पूछा गया था किस भाषा का शब्द है रिक्शा, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे, फिर इसके बाद आता है अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। ऐसे तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को आप आसानी से पहचान लेते हैं बजाय उर्दू भाषा के शब्दों को, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ अन्य भाषाओं के यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए संकर शब्द। नेक्स्ट लिखना है आपको संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं, लिखिए इसमें, जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें
संकर शब्द कहते हैं। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखिए संकर शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको समझना है। जैसे मान लो शब्द लिखा है हमारा, उदाहरण में लिख लेना, जैसे रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी हम देखेंगे तो ये जो रेल शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का हो गया, ठीक है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो गाड़ी है ये हिंदी भाषा का या संस्कृत भाषा का, संस्कृत और हिंदी दोनों का ही माना जाता है, ठीक है। तो संस्कृत में पहले है तो मेन संस्कृत भाषा का होना चाहिए। तो इस तरह से ये दो भाषाएं हो गई, रेल गाड़ी, और दो भाषा से मिलकर बना है एक शब्द, तो ये संकर शब्द कहलाएगा। जैसे शब्द है किताब घर, उदाहरण में दूसरा लिख लो इसमें, जैसे किताब घर। किताब घर लिखा तो किताब शब्द आपका अरबी शब्द हो गया, उर्दू शब्द है, और घर हिंदी शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से दो भाषाओं से मिलके बना है किताब घर, तो ये हो गया आपका संकर शब्द, ठीक। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब यहाँ देखिए, ये जो आपकी किताब दी है इसमें 105 पेज नंबर 105 पे आपको कुछ उदाहरण दिए हैं संस्कृत और हिंदी से बने शब्द, या संस्कृत और फारसी से बने, या फारसी और हिंदी से बने, अरबी हिंदी से बने, हिंदी और अंग्रेजी के शब्द। तो ऐसे यहाँ पे कुछ आपको संकर शब्द के उदाहरण भी दिए हुए हैं अलग अलग, तो इनको भी यहाँ पे आराम से पढ़ लीजिएगा। आप देखो इसके बाद कुछ शब्द दिए हुए हैं, वो आप बाद में देख लेना, ये प्रश्न उत्तर हैं। इससे पहले अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर तत्सम तद्भव में आप लोगों को क्या करना है, जो अभी आपने देखे। तो तत्सम तद्भव हैं आपके पेज नंबर 97 पर। अभ्यास सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह से लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, जैसे हमने तरीका तत्सम से तद्भव पहचानने का जो तरीका देखा, उस तरीका में हम क्या करेंगे, पहला तरीका लिखेंगे अपनी रफ कॉपी पर, और इन सारे सेट में से उन जोड़े को ढूंढ के निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा दिया है शब्द है यमुना और जमुना, तो ये जो जोड़ा है इसको आप कहाँ लिखेंगे, आप उस शब्द में लिख लेना जहाँ पे हमने लिखा था कि प्राय तत्सम में य और तद्भव में ज पाया जाता है, ऐसे वहाँ पर। तो वहाँ पे ऐसे लिख लेना युक्ति, जुक्ति, यजमान, ये जो दिए हुए हैं। तो ये आपको जो इस तरह के जोड़े मिल रहे हैं तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है शब्द यजमान के आगे जिजमान दिया है, और शायद मुझे लगता है हमने जो लिखा था वहाँ पे वर्तनी गलत लिखी है, जिजमान होता है, जजमान नहीं है, ई की मात्रा आएगी। तो ये भी मैं बता देती हूँ, ये प्रश्न आपका हो जाता है क्योंकि दोनों में वर्तनी में अंतर दिखता है, छात्र पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। वहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था, शायद गलत लिखा हुआ है, एक बार आप लोग ध्यान दे लेना, अगर गलत लिखा हुआ है तो सही कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके यहाँ शब्द दिए हुए हैं, ऐसे आपको यहाँ पर सीखना है, इनको करना है तत्सम तद्भव को। अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है इसमें, यानी जो आपकी शब्दावली यहाँ पर दी हुई है इसमें आते हैं विलोम शब्द, ठीक है। तो विलोम शब्द जल्दी से कर लीजिए फटाफट से। विलोम शब्द में आपको क्या सीखना है, विलोम शब्द के आगे परिभाषा लिख लीजिए विलोम शब्द की। लिखिए इसमें, जिन शब्दों से किसी शब्द का, विलोम शब्द में आपको लिखना है, लिखिए जल्दी से फटाफट, इसको जल्दी खत्म करते हैं। जिन शब्दों से किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकलता है वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकलता है वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखना है उदाहरण,
लाभ का विलोम हानि, लाभ का विलोम हानि, दिन का विलोम रात। ठीक है, लाभ का विलोम हानि, कॉमा दिन का विलोम रात आदि। इस तरह के शब्द आप जानते ही हैं विलोम शब्द को। इसमें आपको एक फैक्ट ध्यान देना है, यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है आपका। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। सजातीय मतलब अब यहाँ पर दिया है, सजातीय का मतलब होता है समान जाति के। सजातीय का क्या मतलब होता है? समान जाति के। जैसे उदाहरण में दिया ही है, संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा। ये बात ध्यान रखना है, इसी को कहते हैं समान जाति। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, विलोम कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। यानी जब हम विलोम शब्द बनाने की बात करते हैं तो विलोम शब्द हम कई प्रकार से बनाते हैं। जैसे पहला विलोम हम बना सकते हैं उपसर्ग जोड़कर। पहला विलोम कैसे बना सकते हैं? उपसर्ग जोड़कर। तो यहाँ पे दिया है हम उपसर्ग जोड़कर बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं कि विलोम शब्द शब्दों के आगे उपसर्ग जोड़कर बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जल्दी से फटाफट से लिखिए। जैसे हम मान लो हमने अ उपसर्ग जोड़ा, तो हम कैसे कह सकते हैं? उदाहरण में लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा हिंसा, तो हिंसा का विलोम क्या हो गया? अहिंसा। अ जोड़ दिया, अहिंसा। जैसे सत्य, अ जोड़ दिया हमने तो असत्य हो गया। ठीक, इसी तरह से जैसे मान लो अप है, हमने उदाहरण लिखा जैसे मान, तो शब्द में हमने अप लगा दिया तो अपमान हो गया। मान का मतलब हो गया सम्मान, अपमान मतलब बेइज्जती। ठीक है, जैसे निर उपसर्ग लगाकर, तो मान लो हमने जैसे शब्द है हमारा आकार, हर शब्द में नहीं लगते लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग से बनते हैं। आकार से हो गया निराकार। ठीक है, ये इसका विलोम बन गया। समझ में आया? लिख लो जल्दी से इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए इसको जल्दी फटाफट। चलो उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे शब्द दिया है हमारा यहाँ पर देश से विदेश। ठीक है, जैसे राग से विराग बना सकते हो, विलोम हो जाएगा हमारा राग से विराग। ठीक है, जैसे यहाँ पे शब्द दिया उपसर्ग दिया हमारा प्रति। ठीक है, जैसे इसमें आप कर सकते हो, शब्द है हमारा घात, घात शब्द के आगे हमने प्रति लगाया तो प्रतिघात हो गया। देखो, शब्द जब भी आप बनाओ तो जो र है, र का प्रयोग सही से करना है, प्रतिघात। ठीक, इस तरह से समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट नंबर पॉइंट 2 है हमारा उपसर्ग से उपसर्ग को बदलकर। देखो, एक तो हमने किया किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर, दूसरा हम इसे कर सकते हैं उपसर्ग से उपसर्ग को बदलकर, यानी उपसर्ग को परिवर्तित कर कर। जैसे सु और दुर, इसमें हम देख सकते हैं, मान लो हमने उदाहरण लिया, एक शब्द है हमारा जैसे सुबोध। सुबोध, बोध माने होता है समझना,
और सु माने सरलता से, जिसे सरलता से समझा जा सके उसे क्या कहते हैं? सुबोध कहते हैं। और इसका विलोम क्या हो गया? दुर्बोध। जो कठिनता से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आए या जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया शब्द है हमारा सत, उपसर्ग सत और दुर, तो हम इसमें कह सकते हैं, जैसे मान लो हमने शब्द लिया, तो जैसे हमने कहा कि सतजन, या जैसे सज्जन शब्द होता है, सज्जन लगा लेते हैं हम, शब्द आ गया हमारा सज्जन। अब सज्जन कैसे बना ये आपको संधि के नियम में पता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। तो सत प्लस जन से मिलकर सज्जन बन गया, तो यहाँ पर दुर्जन इसका विलोम हो गया। ठीक है, सत और दुर उपसर्ग आपस में बदल गए, इससे बन गया। जैसे सु और कु, तो यहाँ पे आप कह सकते हो जैसे सुपुत्र, सुपुत्र का विलोम हो गया कुपुत्र। ठीक है, सु और कु को आपस में बदल देने से विलोम बन गए। ठीक, ऐसे आपके विलोम बन जाएंगे। चलिए, ये आपको समझ में आया? जल्दी से उतार लीजिए। देखिए, अब लगातार इतनी देर खड़े रहने पे मुझे ना, कल भी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, क्लास ख़त्म होते होते मुझे चक्कर आ गए थे, और आज भी अब मुझे ऐसे ही फीलिंग होने लगा है। अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। नेक्स्ट क्लास भी होगी। अब आप लिखिए, इसको जल्दी से समझ लीजिए। एक पॉइंट रह गया है, लिंग बदलकर। लिंग बदलकर, विलोम शब्द शब्दों के लिंग बदलकर भी बनाए जा सकते हैं। इसमें आप दे सकते हैं, जैसे हमने माता का विलोम पिता बना दिया, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। ठीक है, इसी तरह से जैसे राजा का विलोम रानी बना दिया, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। आप समझ सकते हैं, चाचा का चाची, नाना का नानी। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है एक से अधिक विलोम वाले शब्द। एक से अधिक वाले विलोम, कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमारे कुछ शब्दों के एक से अधिक विलोम हो जाते हैं, तो वो किस आधार पे होते हैं वो आपको समझना है। तो हम कहते हैं कि शब्दों के आकार, प्रकार, उनके स्वभाव, उनकी आदत, उनका लिंग, उनकी स्थिति, उनके गुण दोष अथवा उनकी आकृति के आधार पर एक से अधिक विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे शब्द दिया है हमारा राजा, राजा का विलोम रानी हो जाएगा, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। रंक हो जाएगा उसके स्वभाव के आधार पर, और प्रजा हो जाएगा उसकी स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो राजा का विलोम हो गया रानी, रंक और प्रजा, ये तीन अलग अलग आधार पर। ऐसे आप देख सकते हो, जैसे मान लो शब्द है राम, राम का विलोम हो गया सीता, लिंग के आधार पर। ठीक है, रावण हो गया उनके स्वभाव के आधार पर। ठीक है, तो राम के दो विलोम हो गए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनका एक से अधिक विलोम हो सकता है। ठीक है, चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक पॉइंट आपका रह गया है, इस पे आपके ये क्लास आज ख़त्म हो जाएगी, और वो भी पॉइंट लिख लीजिए आप जल्दी से, फटाफट। अब पॉइंट है आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता है जो शब्द उच्चारण में समान सुनाई दे, किंतु जिनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक अथवा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे समझना, श्रुति का मतलब होता है सुनाई देना, सम माने समान, भिन्न माने अलग अलग, और अर्थ माने अर्थ।
जो समान सुनाई दें लेकिन उनके अर्थ कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखिए, जैसे शब्द दिया है आपके सामने, एक शब्द है अली, दूसरा शब्द है अली, इसके साथ एक शब्द और आता है, आली आ जाता है, लेकिन मेन आपको इन दोनों में देखना है ध्यान कि अली और अली दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, एक की छोटी ई की मात्रा है, एक की बड़ी ई की मात्रा है, मतलब अली और अली, सिर्फ इतना अंतर है, लेकिन दोनों एक जैसे उच्चारण में हमें सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। इस अली का अर्थ है भ्रमर, भंवरा, भौरा, और इस अली का मतलब है मित्र, सखा, ठीक है, मित्र, सखा, और इस आली का अर्थ हो गया सखी। अब देखो ये ऐसे शब्द आते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें, जैसे शब्द आ जाता है आपका कुल, कुल शब्द है और कुल दो बार आ जाता है अगर लिखने के लिए, तो एक कुल का अर्थ हो जाएगा सब, सभी, पूरा, संपूर्ण, और एक कुल का अर्थ हो जाएगा परिवार, ठीक है। इसके साथ एक और शब्द आता है जो ऐसा ही सुनाई देता है, वो होता है कूल। इस कूल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये बता रही हूँ। ऐसे ही शब्द होता है क्षिति और क्षति। क्षति मतलब हानि, क्षिति मतलब पृथ्वी। तो ये सारे शब्द आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इनको शब्दावली की जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं करवाऊंगी। अभी जैसे पिछले क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम शब्दावली भी साथ की साथ करवा दीजिए, तो मैं आपको बताती हूँ शब्दावली की वीडियो, जैसे मैंने शब्दावली एक्सप्लेन करी है कि आपको कैसे पढ़ना है, ऐसी वीडियो अभी आपको दी जा रही है। एक दिन बाद आपको वीडियो दी गई है। अभी कुछ वीडियो और हैं जिनको मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। अभी मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी पूरी तरह से, लगातार क्लास लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे ही थोड़ी सही होती हूँ उसके बाद आपकी वो क्लास कंप्लीट कर दूंगी, तो सारी शब्दावली की आपके लिए पास क्लास रहेगी, तो उससे आप याद कर लेना। यानी यहाँ पे जैसे कैसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द याद रखने हैं आपको, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी तो वो हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे आपका पॉइंट ख़त्म होता है। और अभी मैं यहाँ पे आपकी क्लास को ख़त्म करना चाहूँगी। थोड़ा नेक्स्ट क्लास भी है, थोड़ा सा मुझे रेस्ट भी हो जाएगा। और देखो ये जो आप फालतू में अभी ये आपस में बातें करके और उल्टी सीधे जो आप लिखे हैं यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर आपने ऐसे लिख दिया, आपने तो लिख दिया कि लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास है कि रिकॉर्ड क्लास है। फिर यहाँ पे एक छात्र ने कहा कि मुझे टाइम फिक्स दिख रहा था। अरे टाइम फिक्स दिख रहा कि इसलिए पूछ रहा था कि लाइव क्लास है कि नहीं। अरे वो टाइम फिक्स आपका दिखता है जब हम लोग लाइव क्लास सेट करते हैं, तो हमसे पूछता है कंप्यूटर महाराज कि आप कितनी देर लाइव क्लास लेंगे, तो हम उसको बताते हैं कि 1 घंटे लेंगे, 1.5 घंटे लेंगे, 2 घंटे लेंगे। तो वो जो उसको हम दिखा देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक लेंगे, तो फिक्स थोड़ी ना होता है। कभी हम जल्दी भी छोड़ देते हैं, कभी हमारी क्लास 1.5 घंटे से आगे भी चली जाती है। तो वो टाइम दिखाता है जो हमसे लेता है कि आपको कितनी देर क्लास लेनी है, वो टाइम आपको दिखाता है। और आप उस टाइम के चलते हमें क्लास को कहते हो कि रिकॉर्ड है ये चीज़ें। अरे आप रिकॉर्ड है तो आप आगे करके देखो, अगर आगे हो जाती हैं, आगे कुछ और भी आपको क्लास ख़त्म होती हुई, एंड होती हुई अगर दिखाई देती है तो रिकॉर्डेड क्लास होगी। जब आपको क्लास एंड ही नहीं दिखाई दे रही तो कैसी रिकॉर्डिंग? और अगर रिकॉर्डिंग भी है तो आपको क्या मतलब है, आपको पढ़ना है ना। आपके लिए ये पॉइंट, ये टॉपिक तो नया है ना, अभी पढ़ाया जा रहा है, अभी आपके सामने। अरे मैं चाहे लाइव रहूं, चाहे मैं रिकॉर्डेड रहूं, मैं आपका क्या बिगाड़ सकती हूँ बताओ मुझे। आप नहीं लिखोगे तो क्या मैं आप लोगों की कुछ बिगाड़ पाऊंगी? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगी, मैं तो कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। और मुझे बिगाड़ना भी क्या है, मुझे करना भी क्या है, और मुझे फ़र्क ही क्या पड़ता है, और मुझे फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। पर पता नहीं निधि मैम क्यों इतना गुस्सा करती है। निधि मैडम को क्या फ़र्क पड़ रहा था, आप लिखना छोड़ के और यहाँ चैटिंग लिख रहे थे कि ये रिकॉर्डेड है क्लास या लाइव है। निधि मैम को गुस्सा क्यों आया? निधि मैम को गुस्सा इसलिए आया कि देखो कितना मूर्ख बालक है। 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट कीमती है।
और ये ऐसा है कि रिकॉर्डेड है कि लाइव है, इसके चक्कर में परेशान है। जितनी देर में इसने लिखा होगा, जितनी देर में मैं सुनाऊंगी, उतनी देर में इसकी न जाने मेरे बोलने के एक एक शब्द मात्र से, यानी एक शब्द भी अगर आपके कान में नहीं पड़ा, आपका छूट गया ना, तो आपका नुकसान हो गया। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आती। और निधि मैम भी पता नहीं क्यों गुस्सा होती है। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आपने क्लास में तो एंट्री मुझको पैसा दे के की है ना, मुझे तो मिल गया मेरा हिस्सा। लेकिन मुझे बुरा लगता है। मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मैं सच्चे दिल से पढ़ाती हूँ आपको। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपसे पैसा लेके अपनी जेब में रख लिया और अब मेरा काम खत्म। नहीं, मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं, आपने कितना सीखा कितना नहीं। इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ। मुझसे अक्सर मेरे साथ के लोग ना, मुझे, मेरी सिस्टर और मेरा भाई सब मुझसे ये कहते हैं कि आप गुस्सा क्यों करती हो, बाकी और टीचरों तो परवाह ही नहीं करते स्टूडेंट की, तुम खामखा अपना खून जलाती हो कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो तुमको क्या पड़ी है। लेकिन फिर भी मैं हर बार ये सोचती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, आप चाहे कुछ भी करें, आपस में बातें करें, कुछ भी करें, जाए जैसे करें। लेकिन जब मैं यहाँ पोडियम में खड़े हो जाती हूँ ना आपके सामने, और जब मैं टीचर के रूप में आ जाती हूँ, टीचर के अवतार में आ जाती हूँ, तब मेरे अंदर यही चीज़, एक यही सोच आ जाती है कि मैं आपको यहाँ पे जो भी बोल रही हूँ, जो भी सिखा रही हूँ, जो भी पढ़ा रही हूँ ना, वह पूरा 100% आपके दिमाग में आना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक बार, और ये भी नहीं, मैं खुद नहीं चाहती कि आपको मेरा लेक्चर दोबारा देखना पड़े। मैं ये चाहती हूँ, ये सोच के पढ़ाती हूँ और ऐसा समझ के पढ़ाती हूँ कि मेरा हर लेक्चर एक बार सुनने के बाद आपको सारी बात समझ में आ जाए और जीवन भर याद रहे। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, अब ये आपकी चॉइस है। चलो आज के लिए इतना ही करती हूँ, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में।